कल की वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था। कल की वीडियो में हम लोग ने 3 डिसीजन के बारे में पढ़ा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि इन्वेस्टमेंट ही है, और नेक्स्ट है हम लोग का फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस के तहत है। नेक्स्ट है हम लोग का डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हम लोग ने जाना था, प्लस उसको जब डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन में क्या फैक्टर्स उनको अफेक्ट करती है उसके बारे में भी जाना था। तो फाइनेंशियल डिसीजन से आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ये है कि कुछ भी रिगार्डेड फाइनेंस के, मतलब कोई भी ऑफिस में, मतलब सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिपार्टमेंट में या किसी चीज का भी, टेक्नोलॉजी में भी अगर फाइनेंस लगा, या प्रोडक्शन या सेल्स या किसी चीज में फाइनेंस की जरूरत हो, या फाइनेंस के तहत कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसको फाइनेंशियल डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि सब चीज पैसे की बात हो रही है। तो पैसे की बात होने से फाइनेंशियल डिसीजन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या फैक्टर्स है फाइनेंशियल डिसीजन को भी लेते समय अफेक्ट करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि कहां से हम लोग फंड्स जो है ले रहे हैं, किस जगह से ले रहे हैं। अगर सोर्स अच्छा है तो ले कहां से रहे, कहां से, जब मतलब नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन को, कहां से हम लोग जो है फंड्स एक्वायर करते हैं, उस पे जाता है फाइनेंशियल डिसीजन का पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिस्क। रिस्क मतलब कि एक मैनेजर कब, कैसे और क्यों रिस्क ले रहा है, और उस रिस्क के पीछे थोड़ा सा प्रॉफिट है कि नहीं उसको देखना। क्योंकि अगर रिस्क लेते रहे, मैंने जो कहा था सेम इसमें भी डिसीजन फैक्टर जो है अफेक्ट करता है जब डिसीजन लिया जाता है फाइनेंशियल डिसीजन, कि रिस्क जो ले रहे हैं, कंपनी जो रिस्क ले रहा है उसके पीछे रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि पैसा कितना है। पैसा अगर ठीक है तो रिस्क भी ठीक है ना। आप रिस्क ले रहे हो, उसमें कुछ होना पड़ेगा ना, रिस्क के साथ साथ रिजल्ट भी चाहिए। तो इसलिए रिस्क अगर ले रहे हैं तो आपको वैसा ही रिजल्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कि कंपनी का कैश पोजीशन कैसा है। मतलब अगर कैश इनफ्लो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कैश आउटफ्लो, तब कंपनी स्टेबल है, पूरा अच्छा चल रही है। लेकिन कैश आउटफ्लो अगर हो रहा है और कैश इनफ्लो बहुत ही कम है, तब कंपनी स्टेबल नहीं है, मतलब लॉस में चल रहा है। कैश आउटफ्लो का मतलब ही कि कैश जा रहा है कंपनी से, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, और कैश इनफ्लो मतलब कि कैश आ रहा है, कितना हम लोग कमा रहे हैं, मतलब इनकम ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस से कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है और इनकम ज्यादा हो रहा है। तो एक कंपनी का कैश इनफ्लो ज्यादा होना पड़ेगा अगर उसका कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा हो, मतलब एक कंपनी को स्टेबल दिखाने के लिए उसका कैश इनफ्लो ज्यादा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू कैश आउटफ्लो। तो हम लोगों ने किसी तरह आराम से इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी अच्छे से वीडियो में डिस्कस कर लिया कि कहाँ कौन से जगह एसेट पर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट हम लोग ने जाना फाइनेंशियल डिसीजन, कि फाइनेंशियल डिसीजन में किस, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक हो जिसमें फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको फाइनेंशियल डिसीजन कहा जाता है। लास्ट रह गया हम लोग का डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ये नहीं है कि कहां पर हम लोग को इन्वेस्ट करना है, देखना है। इसमें ये देखना पड़ता है कि डिविडेंड डिसीजन में आपने जितना, एक कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट, और कितना आपने सेव करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया है वो देखना पड़ता है। क्योंकि एक बार कंपनी, सोच लीजिए 5,000 प्रॉफिट कमाई, तो 5,000 में से 3,000 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी 2,000 सेव कर दिया। तो 3,000 किस में बटेगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये पैसा जाता है। हमेशा कंपनी के शेयर होल्डर्स ही इस प्रॉफिट के हकदार रहते हैं। तो कितना उनको दिया और कितना बचा के रखा, यही है डिविडेंड डिसीजन का मेन टॉपिक है। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब यही है कि कितना प्रॉफिट मेरे पास है और कितना मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना मैंने रख दिया सेव करके, यही है डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग। अभी हम लोग इसका भी फैक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, मतलब डिविडेंड डिसीजंस के टाइम क्या क्या फैक्टर्स वो अफेक्ट करती है। पहला फैक्टर है लेवल ऑफ अर्निंग। लेवल ऑफ अर्निंग का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख प्रॉफिट कमाती है,
तो वो जब डिविडेंड देंगी तो शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिलेगा सिर्फ 3,000 या 5,000 थोड़ी ना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 1 लाख उनका प्रॉफिट है। एज कंपेयर टू सोच लीजिए कंपनी, उन्होंने 50 से भी कम 30,000 प्रॉफिट कमाया, तो 30,000 जब प्रॉफिट कमाया उसमें से जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा प्रॉफिट वो भी कम होगा ना, एज कंपेयर टू वो वाला कंपनी जिसने 1 लाख कमाया। तो लेवल ऑफ अर्निंग बहुत इफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन के टाइम में। जिसका ज्यादा अर्निंग उस कंपनी के शेयर होल्डर को ज्यादा पैसा मिलेगा, और जिसका कम अर्निंग उस कंपनी के शेयर होल्डर को कम पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी बहुत तरीके से इफेक्ट करती है। सोच लीजिए एक इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्या एक इंडस्ट्री जो कॉटन, छोटी सी एक इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। एज कंपेयर टू हम लोग को मालूम नहीं है, जिसका एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उसके शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू जो कॉटन इंडस्ट्री है, एक छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्री है जो अपने अराउंड में ही काम करती है, उनका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो उनका प्रॉफिट भी कम, उनके शेयर होल्डर्स को भी कम पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनते हैं ना, इंडिया के सभी कंट्री का बात बोल रहा हूं, तो क्या होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी में वो आपका डिविडेंड डिसीजन का भी पॉलिसी उसमें डालना पड़ता है। उसमें मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना नाम डालना पड़ता है। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि इतना प्रॉफिट मैं रखूंगा और इतना प्रॉफिट मेरे शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी में सब कुछ साफ साफ लिखा रहता है। तो फ्यूचर में आप अगर चेंज भी करना चाहो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको जाके सीधा गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स में जाके इंक्वायरी करना पड़ता है। तो ये भी एक किसी तरह का एक इफेक्ट है जो डिविडेंड डिसीजन के टाइम में मतलब उसको इफेक्ट करती है। क्योंकि देख लीजिए आप कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम से अगर आप डिविडेंड डिसीजन चेंज ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको कोर्ट के थ्रू, बहुत पॉलिसीज के थ्रू उसको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी खोलने के टाइम ही आपने एक परसेंटेज सेट कर लिया था और अभी आपको उस परसेंटेज को ऐसे ही नहीं बदल सकते, आपको और रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा उस डिविडेंड डिसीजन के परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा कि कितना शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब वो आपकी मर्जी, आप बढ़ाना चाहते हो कि कमाना चाहते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी। तो ये थी कुछ फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर की। सो पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन एक फाइनेंशियल मैनेजर का, वो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। मतलब एक मैनेजर क्या करता है, वो फ्यूचर को देखता है। फ्यूचर को कैसे देखता है, प्लान्स बनाता है, लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। नेक्स्ट उसको ये बनाना है, फाइनेंशियली प्लान बनाना है, मतलब कहां कहां से मुझे रिस्क दिख रहा है, अगर मैं रिस्क लूंगा तो इससे मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, पैसे के अंतर्गत डिसीजन लिया जाता है। पहला है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, उसके बाद है प्लानिंग। नेक्स्ट जो स्टेप है, जो कि फंक्शन है, वो है एक्विजिशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन ये है कि कहां से वो अभी फंड्स लेगा, या तो बैंक से लेगा या तो डिवेंचर शेयर, यहां से पैसे निकालेगा। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि पैसे कहां से हम लोग एक्वायर करें, क्योंकि कंपनी को जब पैसे की दिक्कत होगी तो यहां से वो लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर का सेकेंड फंक्शन है एक्विजिशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का, नेक्स्ट फंक्शन है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अभी जब फंड्स एक्वायर कर लिया तभी ये डिसीजन लेना है कि कहां पर हम लोग कौन से एसेट में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर तक हमको प्रॉफिट देती रहेगी। तो ये डिसीजन भी उनको लेना पड़ता है कि कौन सी चीजों में हम लोग एकदम सोच समझ के इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हो गया मैक्सिमाइजिंग नहीं, मेंटेनिंग प्रॉपर लिक्विडिटी। मेंटेनिंग प्रॉपर लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट क्या था, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था, लिक्विड एसेट मतलब जो एसेट हम लोग जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विड एसेट की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी ना कभी कस्टमर का डिमांड आ जाता है कैश का, तो आपको उसी टाइम कैश पेमेंट करना पड़ता है। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी फंक्शन है कि देखना एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा अच्छा लिक्विड एसेट है कि नहीं, क्योंकि जरूरत के टाइम मैं क्या करूंगा, इस एसेट को डायरेक्टली कन्वर्ट करा के कैश के द्वारा जो भी प्रॉब्लम आई है उसको मैं समाधान कर सकता हूँ, सोल्यूशन निकाल सकता हूँ।
तो एक लिक्विड एसेट होना है कि नहीं है कंपनी के पास पूरा अच्छा एकदम क्वांटिटी में, उसको कौन देखता है? फाइनेंशियल मैनेजर देखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हेल्पिंग इन वैल्यूएशन डिसीजन। हेल्पिंग इन वैल्यूएशन डिसीजन का मतलब ये है कि वो जो एसेट्स और एसेट्स की जो वैल्यू निकाली जाती है ना, कि इसका कितना दाम था पहले पिछले साल और अभी कितना दाम है, फ्यूचर में कितना दाम होगा, ये सब अच्छे वैल्यूएशन प्रोसेस के द्वारा ही निकाला जाता है। अगर आप अच्छे वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं यूज करोगे, कुछ कुछ होती है वैल्यूएशन प्रोसेस, तो अगर आप उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे तभी उस एसेट का रियल वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ये भी एक फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजर का। लास्ट फंक्शन है हम लोग का अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब कि सभी डिपार्टमेंट में जो फाइनेंस मतलब कि जो फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सभी डिपार्टमेंट अच्छे से यूज कर रही है कि नहीं, वो लास्ट काम रहता है फाइनेंशियल मैनेजर का, कि देखना कि सभी डिपार्टमेंट में फंड्स का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, फंड्स की जरूरत है तो हम लोग और प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं जरूरत, आप वेस्टेज कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट में ये देखा जाता है। तो ये है कुछ फंक्शंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक फाइनेंशियल मैनेजर का। सो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा है, चलो मान लिया बहुत पैसा है, तो आपको भी ये डिसीजन लेना है कि कितना मैं स्पेंड करूंगा, किस चीज पे मैं स्पेंड करूंगा और मेरे पास कितना फंड्स बाकी है और है। तो यही है फाइनेंशियल प्लानिंग। सिंपली बता रहा हूं कि सोच लीजिए आपके पास, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए को आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, कि आप इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर के लिए रख रहे हो, या आप लग्जरियस आइटम्स खरीद रहे हो, या आप देख रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं अभी इसका क्या करूं। तो इसको ही बोला गया है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कि देखना फंड्स जो मेरे पास है उसका किस तरह से यूज किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए, सब कुछ क्वेश्चन मार्क ठोक देना उसमें, कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो सब बैठ के डिसीजन लेने के बाद मैं अपने फंड्स का यूज करूंगा। तो इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव्स भी, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, गोल, जो गोल क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो अभी हम लोग जान लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग प्रोग्राम मतलब जो लोग ज्यादा, मतलब ऐसे कंपनी की ऐसी ऐसी चीज रहती है ना जो रेगुलर काम में लगती है, तो उसके लिए कितना फंड्स चाहिए फाइनेंशियली, मतलब जितना भी रिसोर्स चाहिए वो पहले देखना, फाइनेंशियल प्लानिंग में वो देखा जाता है पहला। नेक्स्ट हो गया हम लोग का वो जो एक्सटर्नल फंड्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जितना भी फंड्स आता है वो कहां से आता है, उसके लिए बेस्ट प्लान बनाना, मतलब देखना कि कहां कहां से मुझे बाहर से फंड्स मिलने वाला है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कि कहां कहां से हम लोग फाइनेंशियल सोर्सेस, मतलब कि टू एस्टिमेट द सोर्सेस फ्रॉम व्हिच फाइनेंशियल नीड्स आर टू बी मेट, मतलब कि फाइनेंशियल नीड्स कहां कहां से हम लोग की आ सकती है उसको देखना, कहां से हम लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं फ्यूचर में, कहां से हम लोग का दिक्कत हो सकता है, फाइनेंशियल नीड्स हो सकता है, वो सब लूप होल्स को देखना। लूप होल्स मतलब कि कहां कहां से हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब लूप होल्स को निकाल के इकट्ठा करना और देखना कि मुझे अब यहां से यहां पर जो है इस पॉइंट में पैसा लग सकता है, तो मुझे अभी से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट को हम लोग को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी किया जाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट हो रहा है और प्लस उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है उसको देखना, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जाती है ताकि हम लोग देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना एक्सपेंस हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हो गया हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन, इतना सारा काम हो रहा है, हर दिन मशीन चल रहा है, हर दिन लोग काम कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना जो ऑपरेशंस हो रहा है उनमें उसमें से कितना हम लोग का एक्सपेंस हो रहा है वो निकालना, कितना हम लोग का एनालाइज करना, मतलब कितना पैसा जा रहा है सब ऑपरेशन से। क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको सभी चीजों की जरूरत है और उनको परफॉर्म कराना पड़ेगा ताकि गोल अचीव हो, तो उनमें जो पैसा खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो देखती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये थी हम लोग की लास्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब कि गोल
एम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो पहले हम लोग आते हैं एडवांटेजेस पे। सो पहला एडवांटेज है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या फंड्स, मतलब कि सभी जो रिसोर्सेस है या सभी जो फंड्स है उसका फुल यूटिलाइज किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लेते हो तो आपको मालूम चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कहाँ कहाँ पर पैसे की जरूरत है, कहाँ कहाँ पर मुझे पैसा देना है और कहाँ वेस्टेज हो रहा है तो मैं वहां पर पैसा नहीं दूंगा। तो क्या होता है, सब कुछ प्लान हो गया तो इन्वेस्ट करने में या पैसा डालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मतलब रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट हो गया फोरसाइटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फोरसाइटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब कि कहाँ हम लोग को देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्ट नीड्स फॉर फाइनेंसेस इन फ्यूचर एंड देन सोर्सेस आर प्लान टू मीट देम। मतलब फ्यूचर में हम लोग को फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कहां से निकालेंगे पैसा वो भी देखती है। और ये है हम लोग का एडवांटेज, क्योंकि फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट है एंश्योर कोऑर्डिनेशन। एंश्योर कोऑर्डिनेशन कैसे कि सभी फंड्स का फुल यूटिलाइजेशन होता है सभी डिपार्टमेंट में। तो सभी लोग मन से काम कर रही है, साथ मिलके काम कर रही है, कोई भी अपना पैसे का मिसयूज, जो फंड्स का मिसयूज नहीं कर रहा है, सभी लोग एक साथ काम कर रही है। तो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन जो है वो इंक्रीज भी कराती है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट हो गया एंश्योर्स फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करता है, देखिए कि जो परफॉर्मेंस है वो तो अप टू डेट रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो अप टू डेट अगर रहती है तो फाइनेंस का भी, मतलब जो फंड्स का है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब वैल्यूएशन भी वो लोग करती रहती है हर दिन कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, फाइनेंस जो है कंट्रोल में हो रहा है, पूरा उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट हो गया एलिमिनेट्स वेस्टेज। एलिमिनेट्स वेस्टेज मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग वेस्टेज को भी हटाती है। मतलब देखिए, जो सेम मैंने कहा था प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में कि किस तरह फंड्स का यूज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो देखती है प्लानिंग के टाइम में फंड्स ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं, कहाँ पर फंड्स की जरूरत है वहां पर फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और वेस्टेज हो रहा है तो वहां पर हम फंड्स नहीं देंगे। तो ये सब क्या है, एलिमिनेट वेस्टेज। वेस्टेज कम आती है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता रहता है। तो अभी हम लोग डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस पे जाते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। मतलब हम लोग जो फ्यूचर के लिए जो एजम्पशन लगाते हैं ना, वो कभी ना कभी गलत हो सकता है, कभी ना कभी किसी से गलती हो सकता है, जिसका भुगतान क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। जितना भी प्लानिंग किया 100%, जो भी एजम्पशन लगाया वो 0% में हो जाता है और फिर से और एक प्लान बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया डिफिकल्टी इन चेंज। मतलब जो प्लान हम लोग ने बनाया, अभी जिस कारण से हम लोग का काम में नहीं आया वो प्लान, उसको जो चेंज करने में जो टाइम, जितना खर्चा लग जाता है वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत टाइम भी लगती है, क्योंकि इतना बड़ा प्लान है ना, ऐसे ही बार बार चेंज करोगे तो बहुत दिक्कत होता है। नेक्स्ट हो गया रैपिड चेंजेस। मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो रहा है ना, उसमें बहुत सारे रैपिड चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है बार बार चेंज हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग में, इसलिए रैपिड चेंजेस आते रहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा। ये थी हम लोग की कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोग ने जाना मेरिट्स प्लस डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहीं पर मैं वीडियो करूंगा समाप्त। आज बहुत कुछ टॉपिक्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स की चिंता मत कीजिए, नोट्स हम लोग के वेबसाइट पे आपको भरे के भरे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।